आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन किसको कहते हैं? नाउन के बदले में आने वाला शब्द। क्यों आता है? ये नाउन के बदले में आता ही क्यों है? अगर नाउन ही लिखते तो क्या दिक्कत था? क्योंकि एक ही शब्दों का प्रयोग बार बार अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसकी जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, कहते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड that comes instead of a noun to avoid its repetition. Pronoun is a word that comes instead of a noun to avoid its repetition. यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले में आता है और आकर करता क्या है? तो कहता है उसके रिपीटिशन को अवॉइड करता है। नाउन दोबारा नहीं आए इस बात का वो ख्याल करता है। जैसे मान लो अगर हम एक सेंटेंस कहें, दिस इज माई पेन, या मेरी कलम है, और आगे लिखते हैं इट writes well. Pronoun is a word that comes instead of a noun to avoid its repetition. कहता है दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, और आगे कहता है इट राइट्स वेल, वो अच्छी चलती है। यहां इट का प्रयोग किसके लिए किया गया? पेन के लिए। तो पेन आपका क्या है? नाउन, और इसके बदले में जो प्रयोग हुआ इसको क्या बोलेंगे आप? तो इट हो गया आपका प्रोनाउन। तो जो नाउन के बदले में आ रहा है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, द बॉय हु इज standing out is my friend. The boy who is standing out is my friend. कहता लड़का जो बाहर खड़ा है मेरा मित्र है। अब इसमें हु किसके लिए आया है? बॉय के बदले आया है, और बॉय क्या है आपका? और नाउन के जो बदले में आ जाए वो क्या हो गया? तो हु हो गया हमारा प्रोनाउन। क्या हो गया? हु को हम कहेंगे प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से ऐसा शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग हो, हम ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोनाउन। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार के प्रोनाउंस हैं। तो हम बात कर लेते हैं, ऊपर में लिखते हैं
हेडिंग बना लीजिए आप लोग, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के भेद। सबसे पहला जो प्रोनाउन है इसको हम कहते हैं PER, लिखा हुआ है PERSON, पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी। दूसरा देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको आप हिंदी में कहेंगे निश्चयवाचक। तीसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको ऐसे हिंदी में हम कह सकते हैं इसको विभाजक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चौथा नंबर में आपका आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको आप कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा नंबर में कहेंगे आप पांचवा में कहिएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नीचे करते हैं तीसरा नंबर में विभाजक, जिसको कहते हैं विभाजक, हाँ, जो अलग अलग कर देगा। उसके बाद छठा नंबर में लिखेंगे आप रिलेटिव प्रोनाउन, इसको आप कहेंगे संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां में कहिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको आप कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम।
8वां नंबर में आप कहेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक बलदायक कहते हैं। नाइन नंबर में लिखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम अधिकार बोधक कहते हैं। और 10 नंबर में आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम। ये हो गए आपके प्रोनाउंस के 10 भेद। हो गया सबका? कुछ लोग लिख रहे हैं अभी। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं, बारी बारी से सारे प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन आपने देखा क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में ने कहा पुरुषवाचक या कहते हैं व्यक्तिवाचक। हिंदी में भी आप पढ़े होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। जो वह उत्तम पुरुष है यहां उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, वो मध्यम पुरुष है उसको कहते हैं सेकंड पर्सन, और जो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन यहां भी आपको 3 प्रकार का नजर आएगा। सबसे पहला कौन सा? तो चलिए आप लोग भी लिख लीजिए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसमें आपके आ जाएंगे आई और वी। दूसरा आपका आएगा सेकेंड पर्सन, जिसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू आएगा। और उसके बाद है थर्ड पर्सन, जिसमें ही, शी, इट और दे रहेगा। यह है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको हिंदी में आप इसको कहेंगे उत्तम पुरुष। अच्छा देखो, नाम क्यों रखे उत्तम पुरुष मालूम है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति समझता है कि मैं सबसे उत्तम हूं,
दुनिया में सबसे अच्छा कौन है? बोले हम, मैं स्वयं। इसलिए आई और भी उत्तम पुरुष। मध्यम इसलिए नाम है क्योंकि बीच में आया, इसे मध्यम पुरुष, इसको कहते हैं मध्यम पुरुष। और ये अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, या इसको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इसी को कहते हैं प्रथम पुरुष। हाँ ठीक ठाक है। पूछ रहा है निराला सर के पिताजी का क्या हालचाल? तो निराला सर के पिताजी एकदम ठीक ठाक है, आप सबकी शुभकामना से एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। चलिए यहां अच्छा बात है कि आपको शिक्षक के अलावा शिक्षक के पिताजी की भी चिंता है। असली चिंता इस बात की है कि घर में किसी भी गड़बड़ हो गया तो तेरा पढ़ाई गड़बड़ ना हो जाए, तो चिंता इस बात की है। सर आप स्वस्थ रहिए क्योंकि हमारा पढ़ाई स्वस्थ रहे, तो चलो ये भी अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने मेरे लिए दुआ तो कर रहे हो, है कि नहीं? तो चलो देखते हैं। आज थोड़ा मेरा ऑडियो थोड़ा खराब है मेरा, रात में 1 बजे तक हम हिंदी पढ़ा रहे, लाइव थे हम। आप लोग भी थे क्या उसमें? थे आप लोग भी? कौन कौन थे आज इसमें से? ठीक लग रहा था? क्लास बढ़िया लग रहा था? समझ में आ रहा था? ठीक। तो देखिए, उसके बाद मैं 1 बजे आज छूटा तो मैं गया घर, और घर गया तो उसके बाद जाके चेंज करके नहाया मैं, उसके बाद मैं सोया। 2:30 बजे रात में नींद आई, सुबह 5:30 बजे मेरा अलार्म बजता है, 5:30 बजे मैं जाग गया। फिर सुबह 7 बजे से मेरा क्लास है, और अभी क्लास में हूं आपके, है ना? चलो ठीक है। तो अभी हम कह रहे थे ये कि ये आपका जितने भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये जो आपको दिख रहा है, इसके अलग अलग केस में अपना अलग अलग रूप है। आपने नाउन में केस पढ़ा था, 4 प्रकार का केस पढ़ा था। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉसेसिव केस संबंध कारक, और वोकेटिव केस संबोधन कारक। तो नाउन के तो 4 केस होते हैं, लेकिन किसी प्रोनाउन के 3 ही केस होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। अंग्रेजी में, हिंदी में तो 8 होते हैं, कर्ता से लेकर के अधिकरण नहीं संबोधन तक। तो हिंदी में कारक है 8, लेकिन वहां भी हिंदी में संबोधन कारक नहीं होता है सर्वनाम का, नाउन के ही संबोधन कारक होते हैं। ठीक वैसे यहां भी वोकेटिव केस नहीं होता है। तो अलग अलग रूप में केस के अनुसार हम प्रोनाउन के रूप देखते हैं। तो लिखिए, केस के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन के रूप, केस के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन के रूप। देखिए, केस के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन के रूप कैसे हैं। अब आप केस के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन देखिए। जैसे मान लो हम यहां लिख रहे हैं आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा लिख रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा लिख रहे हैं हम पॉसेसिव केस।
तीन अलग अलग केस की हम चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग केस के अनुसार हम नाउन प्रोनाउन के रूप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात आई की करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस में रूप क्या होगा मालूम है? मी। आई का क्या होगा? मी। और पॉसेसिव केस में क्या होगा? माई और माइन। ये हो गया आपका आई का रूप, ये आई के रूप हो गया। दूसरा आपका है वी। वी का क्या हो जाता है? आस। और इधर क्या हो जाएगा? आवर और आवर्स। उसके बाद यू। यू का रूप देखो, यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रह जाता है और यहां पॉसेसिव केस में क्या हो जाएगा? योर और योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? योर और योर्स। उसके बाद आपका ही का यहां हो जाएगा हिम और यहां हो जाएगा हिज। तो ही का हिम और हिज। उसके बाद देखो शी का क्या हो जाएगा? हर। और यह क्या हो जाएगा? हर और हर्ष। शी का क्या हो जाएगा? हर और हर्ष। फिर हम बात करते हैं ईट का। ईट से क्या बन जाएगा? ईट से बन जाएगा ईट। ईट का ईट ही रह जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में और यहां पॉसेसिव केस में बन जाएगा इट्स। और एक और बच गया आपका दे। दे का क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा देम। और इधर हो जाएगा आपका दियर और हो जाएगा दियर्स। ठीक है, तो दे से बन गया देम, देयर और देयर्स। इस प्रकार से ये आपके अलग अलग केस में प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के रूप हैं। देखो ये जो सेकंड वाला जो आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव केस, इसमें मीनिंग निकालने के लिए आपको को लगाना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म हो। और ये पॉसेसिव केस में क्या होगा? का, की, के, क्योंकि संबंध कारक में का, की, के। तो अब जरा देखो मैं, तो इसमें को लगाओ तो कहेंगे मुझको या मुझे। और यहां क्या हो जाएगा? मेरा, मेरी, मेरे। मेरा का मत बोलिएगा, मेरा, मेरी, मेरे। से हम लोग, तो हम लोगों को या हमको या हम लोगों को। और यहां हो जाएगा हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, या इसी को कहते हैं हमें, हमारा, हमारी, हमारी। यू से तुम, तुमको या तुझे या तुमको या तुझको। यहां हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। शी का वह, फिर उसे और उसको, नहीं उसे या उसको, और इसका उसका, उसकी, उसके। यहां भी ठीक ऐसे ही रहेगा। दे में मतलब वे लोग, तो उन लोगों को या उन्हें, और इसका उनका, उनकी, उनके, या उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। ठीक है, तो ये इसका अर्थ निकलेगा। इसका प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग और पॉसेसिव केस का प्रयोग संबंध बताने के लिए। ये किसी नाउन के साथ संबंध बताएगा। जैसे मेरी किताब तो कहेगा माई बुक, है ना।
तो ये किसी न किसी नाउन के साथ संबंध बताएगा। ये किसी के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ये क्या काम करेगा? सब्जेक्ट की तरह। तो ये सब्जेक्ट है इसलिए नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है, ये संबंध बताता है इसलिए पॉसेसिव केस है। ठीक है? अब जरा बात देखते हैं, इसके हम बात करते हैं, थोड़ा रूल्स की बात कर लेते हैं। पानी पड़ रहा है क्या जी? पूरा तेज पानी शुरू हुआ है। देखो इधर रूल्स। अब ये पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स देखते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का। तो रूल नंबर पहला देखिए, इधर देखना बोर्ड पे, किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसी प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? अब जरा देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा, he said to I that he was reading a novel। देखो तो इस सेंटेंस में कोई एरर भी है? इसमें कोई एरर भी दिख रहा है? बोलो। हरिद्वार में घनघोर वर्षा हो रही है, पटना में भी वर्षा भी शुरू हुई है। हरिद्वार उधर में तो ऐसे ही वर्षा तेज रहती है। देखिए, ही सेड टू, अब देखो कहां एरर हो गया हमारा, तो देखो कहां एरर हो गया। ये टू प्रीपोजिशन है, और मैंने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। और यहां कौन सा केस आया? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। तो एरर हो गया ना हमारा, तो इसको आप बदल दीजिए ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या कीजिएगा जरा बदल के बताइए। तो आप कहिएगा ही सेड टू, हो जाएगा ही सेड टू मी दैट, और आगे जो लिखा हुआ है सब लिख दीजिए। यहां एरर यही था, आई को मी में होना चाहिए था, आई को मी में होगा। बिल्कुल सही बोले हैं कविता, सही बोली है, आई को मी में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर भी यही करेंगे। एक और एग्जाम्पल जरा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन you and he। there is friendship between you and he। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, there is friendship
बिटवीन यू एंड ही। अच्छा, रांची में आज 10 दिन बाद धूप आया है, क्या बात है। खैर, रांची में जितनी भी वर्षा होती है, रांची के सड़कों पर पानी नहीं लगता है। रांची बड़ा खूबसूरत सा एक शहर है, सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा, बढ़िया एकदम वेजिटेशन है, वहाँ का क्लाइमेट भी सुंदर होता है। हम ही लोग पटने में सड़ते रहते हैं, यहीं का क्लाइमेट बड़ा खराब है। रांची का क्लाइमेट तो, हमको तो रांची ही बस जाने का मन करता है। जब कोई मैं जाता हूँ तो वहां से आने का मन नहीं करता, लगता है यहीं मकान उकान बना लिया जाए। देखो, तो देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड ही। अब यहां देख लो, बिटवीन, बिटवीन आपका, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है। कैसा है? बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कौन से केस में रहेगा? तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ही नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए? तो यहां हिम कर दोगे तो करेक्ट हो जाएगा ना। तो आप करेक्ट करके लिख लीजिए, दोबारा लिखिए, क्या हो जाएगा? देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड हिम, ऐसा बोलेंगे। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड हिम, हम ऐसा बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर दूसरा का, सेकंड नंबर रूल की बात करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जहां भी आप लेट देखोगे, उसके बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे। ये एरर आता है, आप लोगों को अक्सर पूछता है, या आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स अगर आ जाए, लेट आई गो देयर। अब देखो सेंटेंस हमारा गलत हो गया। लेट के बाद कौन सा केस? तो लेट के साथ क्या होना चाहिए? मी। लेट मी गो देयर होना चाहिए। यानी हमारा एरर कहां है? इस पार्ट में। हमको इसके बदले क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए सेंटेंस को, लेट मी गो देयर। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ, लेट मी गो देयर, अब सेंटेंस करेक्ट है। सासाराम में धूप है, अच्छा है, धूप का मजा लो। और का गर्मी और बरसात में धूप मजा नहीं देता है कि नहीं? लेकिन यही धूप जाड़े के दिन में कितना प्यारा लगता है। इसलिए समय समय की बात है, तेरा भी, तुम अगर किसी को आज अच्छे नहीं लग रहे हो तो आपकी सफलता के बाद सबको अच्छे लगने लगोगे, है कि नहीं? तो निर्भर करता है कि आपकी संगति किसके साथ है कि नहीं? जैसे मान लो दूध पानी से महंगा है ना बात। मान लो दूध 50 रुपए लीटर है और पानी 10 रुपए लीटर है, क्या? लेकिन उस पानी को 100 ग्राम तो जरा दूध में मिला दो, अब वो पानी भी 50 रुपए लीटर बिकने लगेगा। तो संगति तुम्हारा किसके साथ है, उससे तेरी कीमत बढ़ जाती है कि नहीं? आप अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखो, इसलिए आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो आप अपनी संगति किसके साथ रखो? सफलता के साथ जोड़ लो तो तेरी कीमत भी बढ़ जाएगी। और जिस दिन सफल हो जाते हो ना, उस दिन लोग तेरे साथ रिश्ता नाता जोड़ने लगते हैं, जो आज तक तुमको नहीं पूछ रहे हैं, सफल होने के बाद रिश्ता नाता जोड़ने लगे। बोलो फलाना मेरा भगना लगता है। अच्छा, कल तक तो आप मेरे मामू नहीं थे, आज अचानक से कैसे हो गए? बोले नहीं वो मेरा भगना है। बोले अपना? बोले हाँ समझिए अपना ही है, बचपन से इतने उसे देखे हैं उसको। अच्छा, पूछ भी नहीं रहे थे बेचारे को, घर में खाने की तंगी थी तो ये मामू जी पता नहीं कहाँ थे, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही सफल होते हैं तो सब इनके, ये हमारा भतीजा है, तो ये हमारा भगना है, तो ये हमारा भाई है, तो ये हमारी बहन है, सब रिश्ता होने लगता है कि नहीं? हाँ,
ये सफलता ही शोर मचाती है। और देखो, तुम घर से निकल के किस लिए आए हो? घर से निकले हो घर के लिए, घर को ठीक करने के लिए निकले हो, है कि नहीं? एक आपने सुना होगा, एक कविता है कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, और फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, है ना? और मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, फिर हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, है कि नहीं? ये निर्भर है कि आप अपने शौक से, कोई आदमी घर से बाहर नहीं रहता, है कि नहीं? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कहता है ना, लोग कहते हैं ये फलाना बेवफा हो गया, अब तो हमको पूछता भी नहीं है। तो उर्दू में आपने शेर सुना होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरी उसके साथ होगी, तो आपके साथ भी मजबूरी है। कौन माँ बाप के मम्मी के हाथ का खाना छोड़ करके पटना में आके अपने से हाथ जलाना है? वो भी एकदम परमानेंट राष्ट्रीय भोजन करना है, दाल भात चोखा। एकदम विद्यार्थियों का राष्ट्रीय भोजन है वो, दाल भात चोखा, DVC, एक ही बार में बना देना। नहीं, जिस दिन किसी खास दिन आप सब्जी, चावल, दाल और सब्जी पका लेते होगे, उस दिन तेरे लिए फेस्टिवल हो जाता होगा। तो आज तो मेरा फेस्टिवल हो गया। और तुम घर पहुंचते होगे, घर जाते होगे एक सप्ताह की छुट्टी में, तो याद करो तुम्हारी माँ तुम्हारे पसंद की चीजें बनाती होंगी, क्योंकि तो जो तुमको पसंद है, बोले ये तो चला ही जाएगा, चलो इसके पसंद की 4-5 दिन बना देते, है कि नहीं? वो माँ है, और उसके बगैर आप यहां रहते हो, है कि नहीं? तो माँ तो माँ ही है। लेकिन यही सोच कर आप आए हैं, अब बिना लिए वापस नहीं जाना है कि नहीं? बिना लिए वापस नहीं जाना है, नौकरी लेके जाना है कि नहीं? गली गली, मोहल्ले, चौराहे, सब जगह नौकरी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि नौकरी की कमी है, सब सरकारी नौकरी है, ढेर सारी वैकेंसी है। और अभी तो लंबी वैकेंसी आने वाली है। आप लोग कैबिनेट में अनाउंसमेंट सुने होंगे, 2 लाख से ऊपर वैकेंसी आने वाली है कि नहीं? अभी चकाचक है, एकदम तैयारी में लग जाओ। और देखो, SSC हर एक साल वैकेंसी दे देता है, रेलवे अभी वैकेंसी आने वाली है, तो अपनी तैयारी में लग जाओ। अभी देखो CHSL का एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर MTS आ चुका है, अगली बार फिर CHSL आने वाला है। कहाँ नौकरी कमी है? आप अपनी तैयारी में कमी नहीं करो, अब फिर चकाचक हो जाएगा। एक बार नौकरी लगा कि ये चेहरे पर जो 12 बज रहे हैं, यही चेहरा खिलने लगेगा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा और काली जुल्फे रंग सुनहरा, है कि नहीं? यही सब कुछ दिखने लगेगा, बढ़िया बढ़िया। देखो इधर, तो आगे हम बात करते हैं, रूल नंबर कितना है? रूल नंबर तीसरा नंबर देखो, रूल नंबर तीसरा की बात कर रहे हैं। टाइम नहीं हुआ है अभी, हो गया है तो एक तो और बता देते हैं। डैन के बाद यदि पर्सनल प्रोनाउन का संबंध, देन के बाद यदि पर्सनल प्रोनाउन का संबंध सब्जेक्ट से हो, तो उसे नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं। देन के बाद यदि पर्सनल प्रोनाउन का संबंध सब्जेक्ट से हो, मान लो देन है, और देन के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन का संबंध किसके साथ हो, तो आप उसको कौन से केस में लिखोगे? ध्यान से देखना, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी।
ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब बता हमारा, 1 मिनट बोर्ड पर ध्यान रख करो और लिखना 1 सेकंड के लिए बंद करो। देन दिख रहा है? दिख रहा है। और देन के बाद पर्सनल प्रोनाउन दिख रहा है? दिख रहा है। अब बताओ इसका संबंध किसके साथ है? मी की तुलना किससे की गई है? ही से। और ही क्या है? सब्जेक्ट। तो रूल क्या कहता है? यदि देन के बाद पर्सनल प्रोनाउन आए और उसका संबंध सब्जेक्ट से हो तो उसको किस केस में लिखते हैं? तो इसको हमको किस केस में लिखना पड़ेगा? तो इसको नॉमिनेटिव केस में लिखिए। तो क्या हो जाएगा ये? करेक्ट। वेरी गुड, बढ़िया समझ रहे हैं। तो आप कर लीजिए, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई करके आप करेक्ट करेंगे। बहुत सुंदर, इतना समझ गया तब तो आपका काम है हो गया। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, क्योंकि देन के बाद जो प्रोनाउन आया उसका संबंध सब्जेक्ट से है, तो समझो वो भी सब्जेक्ट ही है। उसका संबंध सब्जेक्ट से मतलब उसको भी सब्जेक्ट मानते हुए कौन से केस में लिखेंगे? नॉमिनेटिव केस में। आपका क्लास तो 1 सप्ताह की छुट्टी हो जा रही है और इसको 1-2 रूल है, इसको खत्म ही कर देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन खत्म कर देते हैं आपका। 1-2 रूल और है, इसको खत्म ही कर लीजिए। देखिए आगे रूल नंबर 4 नंबर देखिए। जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ जुड़े हों तो उसे 2-3-1 क्रम पर लिखते हैं। जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ जुड़े हों तो उसे 2-3-1 क्रम पर लिखते हैं। मान लो ऐसा कहीं आ जाए कि फर्स्ट पर्सन भी आया, फिर सेकंड पर्सन भी आया और एंड जुड़ के फिर थर्ड पर्सन भी आया, तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ जुड़ा हुआ है, तो आप उसका क्रम कैसा रखोगे? यानी पहले कौन सा, उसके बाद इसी क्रम में सजा के लिखेंगे। तो जैसे देख लो कैसे लिखेंगे, यू, ही एंड आई, है ना 2-3-1 के क्रम में। तो इसी क्रम में लिखेंगे 2, 3 और 1 के क्रम में। तो यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ऐसा लिखेंगे। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ऐसा लिखेंगे। तो 2-3-1 के क्रम में सज गया। अच्छा यहां आर ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति है, एक से ज्यादा व्यक्ति है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। नोट कर लिया इसको। नंबर 5 में लिखिए, एक और लिखा रहे बस। लिखिए, जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक साथ जुड़कर किसी अपराध या भूल के स्वीकार करने का बोध करे तो 1, 2, 3 क्रम पर लिखते हैं। देखो क्रम बदल गया। अब क्यों बदला उसका कारण भी है। क्या कह रहा है, जरा 1 मिनट रुको और मेरी बात सुनो। क्या कहता है? जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन के एक साथ जोड़ दीजिए
और मान लो उसमें सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, और इसको एक साथ जोड़ दिया, तो जुड़ने पर तो अभी मैंने कहा 2 3 1 होता है, लेकिन इसमें एक शर्त है, कहता है जुड़कर किसी अपराध या भूल के स्वीकार का बोध कर रहा है। मान लो उसको कह रहा है कि मुझसे कोई गलती होगी, वो स्वीकार कर रहा है, तो सबसे पहले अपराधी किसको कहना चाहिए? किसको? स्वयं को, इसलिए फर्स्ट पर्सन पहले। फिर किसको कहना चाहिए? उसके बाद थर्ड पर्सन। इसे जब भूल का स्वीकार करना हो तो क्रम बदल जाएगा, पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। जैसे आई, यू एंड ही, आर responsible for this mistake। हिंदी समझना, कहता मैं, तुम और वह इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं। तो अपराध स्वीकार किया, तो मिस्टेक स्वीकार किया ना, भूल, तो भूल स्वीकार किया, तो पहले कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद आज ये पर्सन प्रोनाउन हमने आपको पढ़ा दिया। आगे बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यानी आपकी और हमारी मुलाकात होगी 21 तारीख को। अगला पूरा वीक हम नहीं हैं, आप सबको पता है कि हम क्यों नहीं हैं, और कल हमको निकल जाना है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगला 21 तारीख को, ठीक है? तब तक के लिए राम राम। क्या? जय माता दी।